वेलकम बैक टू द क्लास स्टूडेंट्स। देखो, अब हमारे पास ना हमने बात करी कि सैलरी में किस किस तरीके से टैक्स लगता है। ठीक है, अब बात आती है कि सैलरी चैप्टर में ना अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स दे रहा है, ठीक है, तो बेनिफिट दे रहा है यानी कि साफ साफ बात है कि उसको इनकम हो रही है। अगर इनकम हो रही है तो टैक्स आएगा, इनकम टैक्स। तो कैसे उन फ्रिंज बेनिफिट्स पे टैक्स लगेगा, इस बारे में बात करते हैं। अब देखो, पहला हमारे पास आता है इस कैटेगरी में इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। ये क्या है? अब यहाँ पर एक एम्प्लॉयर है, समझ लो। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, इससे तो क्वेश्चन आ ही जाता है। जो सैलरी का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है उसमें से भी आपको मिल जाता है एक पॉइंट। तो ध्यान से समझो, ये एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉयर ने ना एम्प्लॉय को बोला कि एम्प्लॉय सुनो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो मेरे पास, हाँ तुम्हें कोई लोन वगैरह चाहिए? उसने कहा हाँ सर चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, बाहर से लोन का क्या रेट मिल रहा है? एम्प्लॉय बोला सर 12% पे लोन मिल रहा है, बहुत हाई रेट है। एम्प्लॉयर बोला भाई मेरा तुम इतना अच्छे से काम कर रहे हो, एक काम करो, यही लोन मैं तुमको विदाउट एनी इंटरेस्ट दे देता हूँ। यानी पैसा दे रहा हूँ तुमको, उधार पे दे रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद वापस कर देना, लेकिन तुम्हें कोई भी मुझे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यानी कहाँ, उसको मान लो 1 लाख रुपए अगर वो लोन पे लेता, बाहर से लेता, तो 12% के हिसाब से कितना देना पड़ता उसको? एक्स्ट्रा 12,000 रुपए, है ना। लेकिन अब उसको क्या करना पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ उसको 1 लाख रुपए वापस करने, ये 12,000 नहीं करने। अब इनकम टैक्स कहता है, बात सुनो, सीधी सी बात है, यानी आपको 12,000 रुपए का फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। बाहर से लेते तो टैक्स देना पड़ता, एम्प्लॉयर ने आपका फायदा कराया, आपकी इनकम हो गई इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे हम आपको लगाएंगे टैक्स। क्या हो सकता है? वो कहता है चलो छोड़ो, तो मुझे 8% के हिसाब से दे देना। अगेन 4% का फायदा हो गया कि 12% का टैक्स, बाहर से उसको इंटरेस्ट रेट मिलता है 12%, अब उसको सिर्फ 8% मिल रहा है। तो कितने का फायदा हुआ? 4%। ठीक है, ये 4% पे टैक्स लगता है। बट नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट हेयर इज कि ये कौन डिसाइड करेगा कि ये 12%, मतलब कहाँ से देखें कि ये 12 लेना है या कितना लेना है? हो सकता है HDFC बैंक किसी और रेट पे लोन दे रहा हो, PNB किसी और पे दे रहा हो, कैनरा बैंक किसी और रेट पे दे रहा हो। तो हम किसका रेट देखें, किससे कंपैरिजन करें? तो उसने बोला ऐसे केसेस में आपको जो रेट देखना है वो रेट देखना है SBI का। किसका देखना है? SBI का। किसका देखना है? SBI का। और SBI का भी वो रेट कब देखना है? SBI का हमको वो रेट देखना है स्टूडेंट, फॉर सिमिलर पर्पस एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। इट मीन्स, मान लीजिए, एक मिनट रुकिए, यहाँ देखो, मान लो हम प्रीवियस ईयर 24-25 की बात करते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रीवियस ईयर में SBI का क्या रेट था, वो भी कब का देखना है? फर्स्ट डे ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी 1 अप्रैल 2024 को SBI का। और हाँ, एक बात और जरूर, लोन लिया है तो किसी पर्पस के लिए लिया होगा ना, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उस सेम पर्पस के लिए, क्योंकि अलग अलग बातों के, अलग अलग नीड्स के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए लोन रेट अलग होता है। गोल्ड लोन अलग रेट पे होता है, होम लोन अलग रेट पे होता है, व्हीकल लोन अलग रेट पे होता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जिसके लिए आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, उस पर्पस के लिए SBI 1 अप्रैल 2024 को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, उससे आपको कंपेयर करना है। SBI ने 12% किया, तो आप मानोगे 12 से कम जितना भी उसने दिया वो हमारा बेनिफिट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक बार श्योरिटी से कह सकती हूँ कि इस इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन में से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक है, अलग से पार्ट तो कम ही मिलेगा आपको, मिलेगा कैसे ना, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में एक पार्ट इसका डला हुआ होगा। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन भी करवा देते हैं इसका। डेफिनेटली कराऊंगी स्टूडेंट, बट इन आर नेक्स्ट क्लास, जिसमें आपको फ्रिंज बेनिफिट्स के देखो करने, मैं ना नेक्स्ट क्लास भी नहीं बोलती आपको भी, पहले मैं आपको ये फ्रिंज बेनिफिट्स सारे के सारे कवर करवाऊंगी, फिर इन फ्रिंज बेनिफिट्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक पूरे फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं कर लोगे, वो क्वेश्चंस आपको करने में मजा ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले एक एक करके कर लो। आप देखो, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द लोन्स मेड अवेलेबल टू द एम्प्लॉयर एनी मेंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड शेल बी, कितना होगा? मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। इट मीन जितना भी उसका मंथली बैलेंस रह रहा है, मान लो उसने 2 लाख रुपए का लोन लिया था, 1 लाख वो दे चुका है एम्प्लॉय वापस, तो बैलेंस रहा 1 लाख। जितना भी आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस है, उस पे हमें जितना रेट SBI चार्ज करता है उसके हिसाब से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आइए इसको भी देख लेते हैं। मान लो 1 लाख रुपए का लोन अब रह रहा था, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम SBI से
SBI के कौन से रेट से जो उसने 1 अप्रैल 2024 को चार्ज किया। और स्टूडेंट ये ना पर मंथ देखना है क्योंकि हमें सारा क्वेश्चन मंथली बेसिस पे निकालना होता है, ठीक है। तो रेट चार्ज पर एनम बाय SBI फॉर सिमिलर पर्पस एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। नाउ मैम मंथ वाइज जो हमें निकालना है तो क्या हमें उस रेट को करना है, कैसे करना है। मान लो ना 12% का रेट होता, ठीक है। अब ये 12% पूरे साल के लिए है तो निकाल लो महीने के लिए कितना है, वो सब करना है, ठीक है। यानी मंथली रेट से उसको कंपेयर करना है। माइनस कितना कर दोगे इसमें से, अब जैसे इतना आया स्टूडेंट, मान लो अब उसका ना इंटरेस्ट निकाल कर फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए आता और वो मंथली इंटरेस्ट 4,000 रुपए पे कर रहा है, तो बाकी का जो 6,000 रुपए है वो 6,000 रुपए उसके लिए इनकम बन जाएगी। क्लियर आ गया, जिसपे उसको टैक्स देना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस कब देखते हैं, वो किसी भी क्वेश्चन में देखो आपको ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ देखना होता है, ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ देखना होता है। क्या किसी को कोई एग्जाम्पशन मिलेगी, हाँ जी। दो कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पर एग्जाम्पशन मिल जाएगी अगर इन एग्रीगेट यानी टोटल मिला के उस लोन का अमाउंट 20,000 रुपए को एक्सीड नहीं कर रहा, तो फिर अगर वो कम इंटरेस्ट दे रहा है या कुछ भी है तो भी उसको टैक्स नहीं देना, उसको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसने कहा यार 20,000 तक का तो चलता है, ऐसे तो हम दे ही देते हैं ना कि चलो तुम ना 20,000 चाहिए 2 महीने बाद वापस कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट मत देना। 20,000 से ज्यादा है, 20,000 100 रुपए भी है, तो इन दैट केस उसको टैक्स लगेगा। क्लियर। सेकेंड स्टूडेंट, अगर लोन किसी मेडिकल पर्पस के लिए दिए हैं, अरे भाई थोड़ी तो इंसानियत रखो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दे रहा है, वो भी वो स्पेसिफाइड डिसीज, बड़ा वाला डिसीज है, रूल 3 ये बता रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो दैट विल बी एग्जाम्प्टेड। अब स्टूडेंट्स नो एग्जाम्पशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो। नो एग्जाम्पशन शैल अप्लाई टू सो मच ऑफ द लोन as has been reimbursed to the employee under any medical insurance scheme। अब ये क्या कह रहा है, देखिए उसने कहा, उसने ये बोला कि ये जो मैंने एग्जाम्पशन बोली थी ना मेडिकल डिसीजेज में, ये तब नहीं लगेगी अगर ये पैसा कोई मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जो है एम्प्लॉय ने ले रखी थी और उसमें ये पैसा उसको वापस मिल रहा है। इन दैट केस देखो यहाँ क्या हो रहा है, फिर किस बात की एग्जाम्पशन दे रहे हो, उसने कहा कि देखिए अगर एम्प्लॉय ने, ये एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 लाख रुपए दिए थे फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके, एज द डिसीज स्पेसिफाइड इन रूल 3A। अब एम्प्लॉय को ये पैसा वापस मिल रहा है, रीइम्बर्स हो रहा है फ्रॉम द मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम से उसको पैसा रीइम्बर्स हो गया। सो इन दैट केस इस 2 लाख रुपए के ऊपर अगर कोई कम टैक्स इंटरेस्ट चार्ज किया है, मान लो 12% लगता है SBI का, उसने 8 किया है, तो अब वो 4% का बेनिफिट एग्जाम्प्ट नहीं होगा। क्यों, अरे पैसा वैसे भी उसको सारा मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम वाले दे रहे हैं ना, तो इन दैट केस उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, अब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉय के पास पैसा वैसे भी रीइम्बर्स होकर आ रहा है, फिर वो उसका लोन दे रहा है, ठीक है ना, तो इन दैट केस अगर वो इंटरेस्ट दे भी देगा कोई बड़ी बात नहीं है, उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, उसको बेनिफिट की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइज। फिर भी कहीं कोई डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज 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 आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एज दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड जो हमारे यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट आता है वो ये है कि देखिए ट्रैवलिंग टूरिंग एंड अकोमोडेशन, इसका क्या मतलब होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कह रहा है कि एक काम कर एम्प्लॉय, तुम घूम के आ जाओ, जितना भी तुम्हारा खर्चा है ना वो मैं दे दूंगा। अरे हाँ जाओ, एम्प्लॉय कहता है सर अकेला कहाँ घूमने जाऊँ, फैमिली के लिए जो ले जाओ ले जाओ। एम्प्लॉय या फिर उसका हाउस होल्ड मेंबर फैमिली को लेकर भी अगर वो जा रहा है और ये सारा खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है, सो इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी अ फ्रिंज बेनिफिट। अरे भाई 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ, घूमने गया था वो बड़ी सुंदर सी जगह पे, एम्प्लॉयर ने पैसा दे दिया या पैसा रीइम्बर्स कर दिया। अगर वो ना देता, एम्प्लॉय खुद देता, तो यानी इनडायरेक्टली उसकी इनकम हो गई, उसका पैसा खर्च नहीं हुआ। पैसे का ना जाना भी तो पैसे का आना होता है, ठीक है, लाइन याद रखना मेरी, पैसे का ना जाना भी पैसे का आना होता है, ठीक है, यानी इनकम हुई है, उसको इनकम हुई है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैंने ट्रैवलिंग टूरिंग एंड अकोमोडेशन के केसेस में कुछ कैटेगरीज बनाई है स्टूडेंट, जिन कैटेगरीज के बेसिस पे हम देखेंगे कि कितना टैक्स लगेगा। एक बार मैम स्टडी मैथ में तो कैटेगरीज नहीं है स्टूडेंट, लिखा हुआ यही है, मैंने कैटेगराइजेशन इस पे करी है जिससे आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है, तो बात वही है, ध्यान से इसलिए समझ लो। और साथ के साथ में सी और CMA इंटरमीडिएट का सारा सिलेबस मेरे साथ करने के लिए रेडी हो जाओ, ओके, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो। If traveling, touring, accommodation, etc. expenses are paid or reimbursed by employer, the first category here is, क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर ने बोला कि देखो इतनी सुंदर सी जगह पे वो एम्प्लॉय घूमने जा रहा है, वाओ कितनी सुंदर जगह है,
तो उसको बोला गया कितना खर्चा आ रहा है, सर 2 लाख रुपए, मैं दे दूंगा, तुम मत पे करना, या फिर दे भी दिए तो मैं तुमको रीइंबर्स कर दूंगा। तो इन दैट केस जितना खर्चा उसका वहां जाने में हुआ है उतने को ही हम मान लेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट, और उसी को इनकम में ऐड करके उसको टैक्स लगेगा। समझ आ गया? सेकेंड थिंग इज, अब चाहे वो खुद के लिए हो चाहे उसके फैमिली मेंबर के लिए हो, सेकेंड इज if traveling, touring, accommodation, etc. facilities are maintained by employer to particular employees only। ये क्या है? सेकेंड कैटेगरी में स्टूडेंट्स उसने क्या बोला ना कि एक काम करो, एम्प्लॉयर बोलता है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये रहा एम्प्लॉयर, उसके पास अपनी कुछ जो है घूमने की फैसिलिटीज हैं, वो जो फैसिलिटीज हैं दैट आर मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, उसका होटल हो सकता है, उसका फार्म हाउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एम्प्लॉयर कहता है सारे एम्प्लॉयज खुश होकर आए, सर सर आपकी तो इतनी बढ़िया, सर और मैम आपकी इतनी बढ़िया जो है फैसिलिटीज है ना घूमने की, हम वहाँ जाएं क्या, हम उस होटल में स्टे कर लें। वो कहता है रुक जाओ, सबको नहीं दूंगा, कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को मैं अपनी ये बेनिफिट का फायदा दूंगा। क्यों? अरे वही एम्प्लॉयज मेरे लिए काम करते हैं, बाकी तो क्या है आके तुम जो है इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हो ऑफिस में आके, नहीं नहीं, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को, यूनिवर्सल ऑल एम्प्लॉयज को नहीं दे रहा, यूनिफॉर्मली ऑल एम्प्लॉयज को वो ये फैसिलिटी नहीं दे रहा, कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को दे रहा है। तो अब बात आती है वैल्यू ऑफ बेनिफिट क्या मानो। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो उसका खुद का ही होटल है ना, तो ये तो कह नहीं सकते जितना खर्चा हुआ हो सकता है वो बिल ही ना लगाए। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि वहां पर अगर अदर एजेंसी, कोई अदर एजेंसीज या अदर पर्सन नॉर्मल पब्लिक को ये सर्विसेज कितने में प्रोवाइड करेगा उसको हम वैल्यू ऑफ बेनिफिट मान लेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, एक ये फर्स्ट कैटेगरी में एक बात ध्यान रखना, घूमने भेज रहा था एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को पैसा वो दे रहा है, लेकिन अगर ये केस लीव ट्रेवल कंसेशन का है या लीव ट्रेवल असिस्टेंस का है तो इन दैट केस ये रूल अप्लाई नहीं होगा कि जितना खर्चा हुआ उतना टैक्स। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एलटीसी के अपने अलग रूल्स होते हैं, तो एलटीसी को यहाँ पे कंबाइन मत करना, मैंने नोट्स में लिख भी दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, कि यहाँ पर जो है एलटीसी, देखो अदर देन एलटीसी और असिस्टेंस, अदर देन लीव ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस, वो यहाँ पे उसके रूल्स अलग हैं, वो यहाँ पे कंबाइन मत करना। नेक्स्ट इज एक्सपेंस ऑन एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड अकम्पनिंग सच एम्प्लॉय ऑन ऑफिस टूर। अब ये क्या है? ये जो पर्सन है ना ऑफिस टूर पे जा रहा था, चला 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 चला, ठीक है, अब उसके घर पे कहने लगे कि अरे यार आप तो जा ही रहे हो, हमें भी ले चलो साथ में, कहता है चलो ठीक है। अब उसको पता था मेरा वहां जाने का खर्चा 50,000 हो रहा है, लेकिन ये जो उसके फैमिली मेंबर साथ में गए हैं इनका भी खर्चा हो गया अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपए। तो ऑफिस टूर पे वो गया है तो उसका तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन हाउस होल्ड मेंबर्स का, फैमिली मेंबर्स का कितना वैल्यू ऑफ बेनिफिट होगा? तो स्टूडेंट इन दैट केस जितना भी एक्सपेंस लगा है, मैंने कहा 40,000 लगा है, खुद का तो एग्जाम्प्ट होगा ना, क्योंकि ऑफिस टूर पे गया, ऑफिस के काम से क्या इनकम हुई इसमें, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स के लिए एक्सपेंस हुआ है उसको हम मान लेंगे दैट इज अ फ्रिंज बेनिफिट, और उसी को वैल्यू ऑफ बेनिफिट माना जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी ऑफ दिस इज, और आई कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज वेकेशन, यहाँ पर गए थे ये सारे के सारे घूमने, अभी वो गए ना पीछे, हाँ हाँ, अब क्या हुआ, उसको भेजा गया था 10 डेज के लिए ऑफिस टूर पे, वो कहता है यार इतनी सुंदर जगह है, 5 दिन और रुक जाओ मर्जी है तुम्हारी। अब यहाँ पर वो 5 दिन और रुका, यानी टोटल 15 डेज, और आई कैन से एक्सटेंडेड 5 डेज के लिए वो वहां पे रुक गया। अब 10 दिन के लिए ऑफिस टूर पे था, एग्जाम्प्टेड था, लेकिन वो एक्सटेंडेड 5 डेज का कितना बेनिफिट, उसको कितना वैल्यू लगेगी, कितने पे टैक्स देना है, तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, however where any official tour is extended as a vacation, the value of such fringe benefit shall be limited to the expense incurred in relation to such extended period of stay or vacation। इसका क्या मतलब हुआ? अब यानी 10 डेज के लिए ऑफिस टूर था प्लस 5 डेज के लिए उसने एक्सटेंड करवा लिया, ऑफिस टूर खत्म हो चुका, वो घूमने के लिए निकला, उसने बाद में देखा कि मेरा जो टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है 4.5 लाख रुपए। कहता अरे इसका मतलब मुझे 4.5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा क्या, इसको मेरी इनकम में ऐड करोगे? नहीं, यहाँ पर बोला गया कि देखिए ये जो आपका फर्स्ट 10 डेज हैं जो ऑफिस टूर के डेज हैं, जो मैंने बोला ऑफिस टूर के डेज हैं, ऑफिस टूर वाले डेज के लिए तो आपको एग्जाम्पशन मिल गई, लेकिन अब मान लो इसने फिर निकाला कि अच्छा 10 दिन में तो मेरे जो है 4 लाख रुपए लगे थे, ठीक है, एक्सटेंडेड डेज में कितने लगे हैं, वो कहता है जी एक्सटेंडेड 5 दिन में तो सिर्फ 50,000 लगे हैं।
तो एक्सटेंडेड डेज एज वेकेशन, वो जो वेकेशन वाले दिन है सिर्फ और सिर्फ उस पे उसको टैक्स लगेगा, यानी उसकी इनकम में, उसकी सैलरी में 50,000 रुपए ऐड होंगे, टोटल 4.5 लाख नहीं। ठीक है। अब थर्ड फ्रिंज बेनिफिट जो हम बात कर रहे हैं, अरे मैम कितना टेस्टी सा बर्गर लग रहा है, हाँ लग तो रहा है, चलो देखते हैं। फ्री फूड, फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। आप एम्प्लॉयर क्या करता है, फ्री फूड्स वगैरह दे देता है ना, कि अच्छा चलो आज की पार्टी मेरी तरफ से सबके लिए जो है बर्गर्स मंगवा लो, ठीक है। साथ के साथ कुछ भी फ्री खाना और नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। एल्कोहलिक बेवरेजेस की बात नहीं हो रही है, उस पर टैक्स लगेगा। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस के केस में कितना जो है उसको वैल्यू ऑफ बेनिफिट लगेगा। तो स्टूडेंट, जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने खर्चा किया उसमें से माइनस कर देना। अगर एम्प्लॉय से कुछ ले लिया, एम्प्लॉय को कहा था देखो 100 रुपए का बर्गर है, 50 रुपए मुझे दे देना सब, तो 100 रुपीज का खर्चा हुआ, माइनस 50 रुपीज रिकवर्ड बाय एम्प्लॉय और पेड डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉय। So in that case, balance 50 rupees shall be taxable here. Is it clear to all of you? समझ आ गया? आई होप आज की क्लास सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ स्टूडेंट आज की क्लास को यहाँ पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करवाऊंगी, इसके जो बैलेंस हमारे पास फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो हम कवर करेंगे, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि विद इन नेक्स्ट 4 डेज, ठीक है, ये कंप्लीट जो है सैलरी चैप्टर हम कंप्लीट कर सकें, और साथ में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको पहले हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करना है कि 5 हेड्स कंप्लीट करते हैं, या फिर यू वांट कि पीजीपी या कैप गेन या अदर सोर्सेज ऐसा कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जो भी है कमेंट सेक्शन में बता दो। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट मैंने पिन कर दिया है, उसमें आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन दैट आल्सो टू टेक योर क्वेरीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे इंडिया, मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।